गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शंस की, और ड्रग एडिक्शंस की बात करते करते अब हमारे पास मौजूद हैं हमारी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर फरीदा। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल खैरियत। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि हम अभी ड्रग एडिक्शन के डिफरेंट पहलुओं पे बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि उन लोग की साइकोलॉजी क्या होती है जो समझते भी हैं कि ये चीज़ गलत है फिर भी जा रहे होते हैं उसकी तरफ। देखिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। एक तो इंटरनल फैक्टर्स कुछ होते हैं, यानी कि इंसान के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको ड्रग एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स। कभी कभी इंटरनल फैक्टर्स ना होने के बावजूद इन्वायरमेंट में आसपास इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो इंसान को आदत लग ही जाती है ना। अब इंटरनल फैक्टर्स में जैसे कोई साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, और भी बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन है, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से एसोसिएटेड हो सकती है ड्रग एडिक्शन। इसके अलावा जो है वो आउटसाइड फैक्टर्स में, जैसे कि अगर पेरेंटल जो है शुरुआत से देखा गया है कि सेपरेटेड फैमिलीज़ जो होती हैं, डिवोर्स पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हों अगर आपको, तो उसमें जो है वो ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखे जाते हैं ड्रग एडिक्शन के। सही। अच्छा, अब डॉक्टर फरीदा मुझे बताइए कि हम कैसे डायग्नोस करें कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है या एडिक्ट हो चुका है, क्योंकि एडिक्शन वाले अक्सर मानते ही नहीं कि नहीं नहीं मुझे कोई एडिक्शन नहीं है। देखिए, एक तो सबसे पहले अगर हम एडोलेसेंट से शुरू करें, जो कि बहुत पीक एज होती है कि ये सब चीज़ें शुरुआत हो रही होती है वहाँ से, तो पेरेंट्स को एक बहुत क्लोज वॉच रखनी चाहिए बच्चों पे। यानी वॉच इस तरह के बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं कि वो हर चीज़ में रोक टोक करें और नैगिंग करें बच्चों की, लेकिन ये कि एक वॉच रखें कि बच्चा कहाँ जाता है। कहीं ऐसा एकदम से कोई रूटीन चेंज अगर आप देखें ना, कि एकदम से पहले जो है वो इतना ज़्यादा लेट नाइट घर पर नहीं आता था, अब एकदम ये चेंज आया है, या फिर पहले इतना नहीं सोता था अब बहुत सोने लगा है, यानी रात में आता है तो सुबह बहुत ही देर से उठता है, पहले तो इतना नहीं सोता था। या फिर आप घर में देखें कि पैसे गायब हो रहे हैं या कीमती चीज़ें गायब हो रही हैं घर से, यानी कोई ना कोई ऐसा सस्पिशन होना चाहिए कि जिस पे आप कह सकें। या फिर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस हैं, मूड स्विंग्स हैं बच्चे के, एकदम डिफरेंटली बिहेव कर रहा है जैसे कि पहले बिहेव कर रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होने लगेगा। और आई एम श्योर 6 मंथ्स तक ना अक्सर पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों पे वॉच रखे हुए होते हैं, उनको पता चल जाता है कि बच्चा कोई ना कोई ऐसी चीज़ों में मुलव्विस हो रहा है। तो माँ को सबसे पहले फील हो जाता है कि ये बच्चा कुछ अजीब मिसबिहेव कर रहा है, या तो मिसबिहेव कर रहा है या बहुत स्वीट हो गया है पैसे लेने के लिए। एग्जैक्टली। कोई ऐसे बच्चे चक्करबाजियाँ चलाते हैं जिसमें माँ बाप को अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसको एकदम से इतने पैसों की क्यों जरूरत है। या तो वो कहेगा कि नोट्स लेने हैं, या वो कहेगा कि बुक्स लेनी है, या फिर वो और एकदम से उसको बहुत ज़्यादा नोट्स और बुक्स चाहिए होंगी, एकदम से उसको बहुत ज़्यादा स्टेशनरी चाहिए होगी, एकदम से उसको स्कूल या कॉलेज में इतने पैसे मंगा लिए गए होंगे। तो आपको थोड़ा सा उस पर होना चाहिए कि क्यों, और वो जो उसके सीक्वेंसेस है ना वो बढ़ते जाते हैं। पहले 1-2 वक्तों में तो माँ बाप दे देते हैं कि हाँ ठीक है, होगा कॉलेज का स्कूल का खर्चा होगा, हाँ बच्चे को बुक लेनी है, हाँ बच्चे को ये लेना है, फोटो स्टेट करानी है। लेकिन अगर ये बच्चा बहुत ज़्यादा करने लगे 2-3 बार और अनयूजुअल हो जाए, और बच्चा इसके एक्सप्लेनेशन बड़े मज़े से देता है कि मैं क्या करूँ, मेरी ज़रूरत है और करना पड़ता है और सब लोग कर रहे हैं और मुझे भी चाहिए सारी चीज़ें, इस तरह के एक्सप्लेनेशन बच्चे देते हैं माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी ब्लैकमेलिंग में मत आए, चेक करें कि वो पैसा कहाँ लेके जा रहा है। बिल्कुल सही है। और कुछ चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस होती हैं, जैसे कि अगर स्मोकिंग है तो आपको पता है कि वो शर्ट में से या बच्चे के कपड़े में से स्मेल आनी आपको शुरू हो जाएगी जब बच्चा घर पर आएगा। और इसके अलावा अगर कोई आईवी ड्रग्स ले रहा है वो, तो जाहिर है कि आप ज़ख्म देख सकेंगे हाथों पे बच्चे के, कि कोई ना कोई प्रिक मार्क आपको नज़र आ जाए, तब भी फ़ौरन सस्पिशन होना चाहिए कि भाई ये प्रिक मार्क कहाँ से आया हाथों पर। हाँ, और दूसरा फिर ये भी होता है कि बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट अवॉइड कर रहे होते हैं, आपसे नज़रें मिला के बात नहीं कर रहे होते, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं कि आपको उनके पास से स्मेल ना आ जाए, या वो इस तरह बात करेंगे कि उनके मुंह में से स्मेल ना आ जाए। वो जब बोलें तो उन्होंने अगर कुछ स्मोक किया हुआ हो या अल्कोहल ली हुई हो ताकि पता ना चले, और वो डेलिबरेटली नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इतने एबनॉर्मल लगेंगे हाँ कि खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जब विड्रॉल करते हैं, रोकते हैं, तो किस तरह के साइन एंड सिम्टम एक बच्चे बड़े किसी में भी हो सकते हैं?
देखिए डिपेंड करता है, हर एक केस में डिफरेंट विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं. जैसे अगर सिगरेट बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग कर रहा है कोई और आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे. बहुत ज़्यादा जो है वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है और वो वही एक रेस्टलेसनेस सी होती है, गुस्सा बहुत आता है, भूख ज़्यादा लगती है. तो ये सब चीज़ें होती हैं सिगरेट स्मोकिंग के साथ. उसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट, अल्कोहल के बिल्कुल डिफरेंट विड्रॉल इफेक्ट्स होंगे, कोकेन के, हैश के बिल्कुल डिफरेंट होंगे. तो हर एक ड्रग के लिहाज से, लेकिन यूजुअली सिगरेट के अलावा जो भी ड्रग्स होते हैं अगर वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो उनका हॉस्पिटल एडमिशन के दौरान विड्रॉल करवाना चाहिए, ना कि घर पे करवाने की कोशिश करनी चाहिए. घर पे अगर विड्रॉल कराएंगे डॉक्टर साहिबा तो क्या होगा? देखिए एक तो वो जो वायलेंस होगी ना, एक तो जो बच्चे की या कोई भी अडल्ट भी है उनकी जो बांध देते हैं उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, पाँव भी बंधे, जानवरों की तरह बंधा हुआ होता है. देखिए कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है. बाहर से देखने वाला एक सोचता है कि हॉस्पिटल में पता नहीं क्या किया जा रहा है, लेकिन कभी कभी वो इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, वो इतने वायलेंट हो रहे होते हैं. पेशेंट्स, साइकाइट्रिक पेशेंट्स या ड्रग एडिक्शन वाले जो विड्रॉल के पेशेंट्स इतने वायलेंट हो रहे होते हैं कि ज़रूरी हो जाता है उनकी रिस्ट्रिक्शन करना, वरना दूसरों को वो लोग हार्म पहुंचा सकते हैं. लेकिन घर पे जो है ये अल्कोहल, कोकेन, हैश, अगर ये बहुत ज़्यादा एडिक्शंस है तो इसकी घर पर इतना ज़्यादा सक्सेस रेट इस वजह से नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको मिल ही जाएगा, है ना. आप हर वक्त एक इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको घर पर जितना कि हॉस्पिटल में वो ऑब्जर्व हो सकता है. तो हॉस्पिटल जो है एडमिशंस इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं. अच्छा, अब मुझे बताइए कि मैंने जो देखा है माओ को, वो ये देखा है कि एक तो वो घर वालों बाकियों से छुपाती हैं, नंबर वन. बाप से स्पेशली ये चीज़ छुपाई जाती है, बड़े भाइयों से ये चीज़ छुपाई जाती है, और वो घर में ही ना किसी तरह उस बच्चा या बच्ची को ट्रीट करने, क्योंकि फीमेल में भी बहुत कॉमन है, तो घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करती हैं. तो इनको इस सिचुएशन में जहाँ उनको बहुत अर्ज हो रही होती है तो उनको नींद की दवाई दे दी जाती है इस सिचुएशन में, या इस तरह के कॉफ सिरप्स वगैरह पिला दिए जाते हैं कि वो सो जाए और अर्ज कम हो जाए. तो क्या ये सही अप्रोच है? देखिए अगेन ये जो नींद की गोलियां दी जाती हैं, हॉस्पिटल में भी यही करते हैं, सुला देते हैं ताकि. देखिए अल्कोहल वगैरह में तो ये होता है कि वो नींद की गोलियों से ही इसका सॉर्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स जो होते हैं जिसको कहा जाता है आम ज़बान में, उसी से इसका इलाज होता है. लेकिन स्मोकिंग का ये इलाज नहीं है. स्मोकिंग के साथ जो है वो हमारे पास डिफरेंट दवाएं मौजूद हैं, और अब ऐसी दवाएं जैसे च्युइंगम्स हैं, निकोटीन गम्स है, इसके अलावा और भी टैबलेट्स मौजूद होती हैं, उसके ज़रिए आप विड्रॉल कराते हैं. और इसका एक बहुत प्रॉपर तरीका होता है. अच्छे हॉस्पिटल्स में ऐसे आपको स्मोकिंग सिजेशन क्लिनिक्स भी मिल जाएंगे जहां अगर आप रेगुलरली अटेंड करें अपने बच्चे के साथ, आप ना भी बताएं दूसरों को, लेकिन ये कि एटलीस्ट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. जब तक पेरेंट्स दोनों समझ के इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी मारना, पीटना, नैगिंग करना, इससे कोई हल हासिल नहीं होता है. बच्चे के साथ डिस्कस करना होता रहता है और डाइवर्ट होता है, बहुत मैच्योरिटी से डील करना होता है ऐसे प्रॉब्लम्स को, और डॉक्टर के साथ, अपने फैमिली फिजिशियन के साथ, उनके साथ मिल के एक अप्रोच बनानी होती है जिस पर खुद पेशेंट को अग्री होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर पेशेंट अग्री ही नहीं हो रहा तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि ये स्मोकिंग भी छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग होते हैं जिस तरह अभी हमारे आपसे पहले जो हमारे साहिबा मौजूद थी वो हमें बता रही थी कि एक चीज़ होती है ड्रग एडिक्ट और एक चीज़ होता है ड्रग यूज़र. तो वो यूज़ ज़रूर करते हैं लेकिन लिमिटेड उसमें, तो क्या वो नुकसानदेह नहीं है? देखिए यूज़र जो है ना इवेंचुअली एडिक्ट बन जाता है. सारे यूज़र एडिक्ट नहीं बनते, और बहुत सारे ऐसे यूज़र्स को जानती हूँ जो कि यूज़ करते हैं लेकिन एडिक्ट नहीं है. वो मैं आपको बताऊं 90% ऑफ द केसेस में ये जो यूज़र्स होते हैं ना वो समझते हैं कि वो एडिक्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं. क्योंकि वो लोगों को लगता है कि वो जब आप अक्सर सिगरेट पीने वालों से सुने कि हम जब चाहें छोड़ सकते हैं. मैंने पिछले 10 दफ़ा छोड़ चुका हूँ. भाई 10 दफ़ा अगर आप छोड़ चुके हैं तो वापस आपने लेनी शुरू की है, और इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आपके बॉडी में उससे एडिक्शन डेवलप हुई हुई है, तो आप नहीं छोड़ पाते ना. तो ये कहना बड़ा आसान है, मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो यूज़र्स इवेंचुअली एडिक्ट बन जाते हैं. अच्छा, अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बड़ा फिक्स उनका टाइम टेबल होता है कि उन्होंने हफ्ते में एक दफ़ा, जिस तरह वो बात कर रही थी, वीकेंड में बैठ के उन्होंने इस तरह की एडिक्शंस करनी है. इस तरह की एडिक्शन से होता ये कि उस वक्त वो ज़रूर उस नशे में आते हैं और बड़ा वो होता है, लेकिन बाकी सारा वीक उनका नॉर्मल गुजरता है, बाकी सारा वीक उनको अर्ज भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, और वही हफ्ते के एंड में वही फ्रेंड्स, वही गैदरिंग हुई, वैसे आके बैठे और इस तरह उन्होंने फिर से किया. तो ये चीज़ नुकसानदेह है? देखिए ऐसे कब तक होता है? पहले तो ये कि अगर देखिए अल्कोहल का एक छोटा अमाउंट अगर. अच्छा, इस पे हम अभी और बात करते हैं. वक्त एक छोटी सी ब्रेक का व्यूअर्स, कहीं में जाएगा. विल बी राइट बैक.